हाँ जी बच्चों, आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है अपना टैक्सेशन। और फास्ट ट्रैक बैच है ये, जैसा कि तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि हमारा जो टैक्सेशन का पेपर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास में डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये अपने पास में वेटेज के साथ में 60 मार्क्स के लिए आता है और 40 मार्क्स के लिए अपने पास में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इस 60 मार्क्स को भी अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो रूलिंग के हिसाब से जो 30% पोर्शन है वो एमसीक्यू के साथ में है और 70% पोर्शन जो है इस 60 मार्क्स का वो सब्जेक्टिव है, यानी कि जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको आंसर देने पड़ेंगे प्रैक्टिकली। तो एमसीक्यू जो है वो आपसे 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे डायरेक्ट टैक्स में से, और रिमेनिंग पोर्शन 42 नंबर का जो है वो आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब इसी तरीके से इन 40 मार्क्स के बारे में भी बोला गया है कि 30% पोर्शन जो है वो एमसीक्यू होगा। इसका मतलब है 12 मार्क्स कवर करेंगे आपके एमसीक्यू को और 70% पोर्शन सब्जेक्टिव होगा। इसका मतलब 28 मार्क्स जो हैं वो आपके पास में आ जाएंगे, 28 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव के पास में जाएंगे। तो ये बड़ा ही क्लियर है हमारे पास में जो चीजें हैं, ठीक। और इसी के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मैं आपसे ये कहता हूं कि सर टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है टैक्स का, व्हाट इज टैक्स, टैक्सेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं तीन शब्दों में, तीन लाइनों में, तो मैं बोलूंगा कि टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। मतलब कंपल्सरली आप देना चाहें चाहे ना देना चाहें, ठीक है, आपको देना ही पड़ेगा। और ये कंपल्शन किसके अंडर है सर, अंडर एन एक्ट, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, या फिर किसी लॉ के अंडर जो है ये कंपल्शन है हमारे पास में। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो उसके लिए भी हमारे पास में रूलिंग्स हैं, हमारे पास में प्रोसीजर्स हैं, हम आपसे टैक्स निकलवा लेंगे। इसीलिए मैंने नाम दिया क्या, इट इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट या फिर लॉ टू सपोर्ट द नेशन, टू सपोर्ट द नेशन। क्यों, क्योंकि सर ये जो टैक्सेस हैं ये किसके लिए है सर, नेशन के लिए ही तो हैं। यानी कि जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है वो किसको सपोर्ट करने के लिए करती है सर, हमारी राष्ट्र को, हमारे हिंदुस्तान को, या किसी एक देश को। यानी कि ये जो टैक्सेस हैं ये कलेक्ट किए जा रहे हैं आपसे और आपको ही सुविधाएं देने के लिए यहाँ पे इसको हम लेते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बात की थी कि हमारे पास में जो टैक्सेस हैं वो दो टाइप्स के हैं। तो मैं बात करता हूं
टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है मेरे पास में? मेरे पास दो टाइप के टैक्सेस हैं। नंबर वन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स, और नंबर टू, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इस चीज को समझने के लिए ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए मेरे पास में आप लोग पढ़ रहे हैं, मेरी क्लासेस का नाम है दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन। ठीक है जी। तो दिवाकर सर से दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन के अंदर आप पढ़ रहे हैं, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने अपने स्टूडेंट को कोचिंग क्लासेस दी, पढ़ने में आपकी मदद की। अच्छा जी। अब स्टूडेंट ने क्या किया, मान लीजिए, वैसे तो यहां पे फ्री है, लेकिन बावजूद उसके मान लीजिए आपने मुझे फी दी, इन कंसीडरेशन आपने मुझे फी दी, और मान लीजिए मेरी जो फीस थी, ये फीस थी करीब 10,000 रुपए। तो आपने मेरे को कितनी फीस दी, कंसीडरेशन मुझे कितनी रिसीव हुई, मुझे फी रिसीव हुई 10,000 रुपए। और मैंने इसके ऊपर आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कोई टैक्स होता है मान लीजिए, वो मैंने रिसीव किया। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मान लीजिए आपसे मैंने 10% के हिसाब से रिसीव किया, तो ये आपका बन गया करीब 1,000 रुपया। अब 11,000 रुपए की मेरा टोटल इनवॉइस मैंने आपको बना करके दिया। ठीक है। अब इस 11,000 रुपए में से मैं फर्दर बाइफर्केशन करूंगा। क्या बाइफर्केशन करूंगा? कुछ इस तरीके की बाइफर्केशन करूंगा कि ये 11,000 रुपए मैं अपने घर नहीं लेके जा सकता। ये मुझे क्या देना पड़ेगा, 11,000 रुपए में से 1,000 रुपया जो है ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो 10,000 रुपए हैं ये मेरी फी रिसीट है। ठीक है जी। यानी कि ये मेरी पैसे की इनकमिंग है। आप इसको मेरी इनकम नहीं कह सकते, इनकमिंग है ये मेरी, ऑफ अमाउंट, जिसको कि मैं रिसीट भी कह सकता हूं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब मैं इसमें से अपने एक्सपेंडिचर लेस करूंगा, मैं लेस कर दूंगा अपने एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपकी कोचिंग क्लासेस रन करने को मेरे एक्सपेंडिचर 2,000 रुपए लगते हैं, तो मेरी इनकम मोटा मोटा कितनी हुई, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए मेरी इनकम हुई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो इनकम होगी इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स ऑन इनकम। और मान लीजिए कि मेरी इस इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो 30% लगता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि 24,000 रुपए, 2400 रुपए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करने पड़ेंगे इनकम टैक्स के वे में। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जो इनकम मैंने कमाई थी उसका की बर्डन जो है वो मेरे ऊपर आया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने द्वारा कमाई गई इनकम के ऊपर टैक्स मैं खुद पे करूंगा, कितना, 2400 रुपए। ठीक। लेकिन यहां जो 1,000 रुपए की टैक्स ऑब्लिगेशन थी वो एज अ सप्लायर मेरे सिर पे थी। ठीक है जी। तो मैंने ये पैसा 1,000 रुपए किससे लेकर के दिया, आपसे लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। यानी कि देखिए मेरा जो हिस्सा था फीस में वो 10,000 का था, उसके ऊपर जो टैक्स है, उसके ऊपर जो इनकम हुई है
10,000 रुपए से जो मेरी इनकम हुई है, इनकम कैसे हुई है, एक्सपेंस लेस करने के बाद, तो 10,000 रुपए से जो मेरी इनकम हुई है उसके ऊपर टैक्स जो है वो मुझे खुद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होगा। जबकि ये 1,000 रुपए मैंने आपसे अलग से लिए थे, तो मैंने अपना बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया था। तो यही है हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखिएगा, हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो हमारे पास में बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का, वो डायरेक्टली हमारे ऊपर आता है। तो कौन जो है बर्डन लेगा, वो पर्सन जो कि इनकम अर्न कर रहा है या फिर जिसके ऊपर की ये टैक्स इंपोज होना है, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इंपोज हुआ किसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर जिसकी की ये इनकम थी, यानी कि मेरी, और मैंने इसको बियर किया। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स भी मेरे ऊपर एज अ सप्लायर ही आया था, लेकिन मैंने उसको कहां से रिकवर कर लिया, मैंने उसे रिकवर कर लिया अपने कस्टमर यानी कि अपने स्टूडेंट यानी कि तुम लोगों से। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसका की बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आइए इन चीजों को जरा लिखें कि क्या क्या है हमारे पास में। नंबर 1, हम कहते हैं जी हमारे पास, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस की और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, तो नंबर 1, सबसे पहली बात तो क्या हुई कि जो पर्सन है वही इस बर्डन को खुद ही उठाएगा, डायरेक्ट बर्डन। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट बर्डन। और यहां पे इनडायरेक्ट, ये दूसरा नहीं पहला ही पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है। बर्डन में शिफ्टेड टू अदर्स। जैसे कि आपने देखा कि मेरी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन मैंने आपसे रिकवर कर लिया उसको, पैसे को। ठीक है ना। और अब देखो, जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव है। तो आप पहले लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं। प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है जी। ये जबकि सर ये आपने ये सब लिखवा दिया था सर। जबकि ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव टैक्स है, ठीक है जी। हैरिस भैया, ये मैं लिखवाऊंगा और आपको भी लिखना है। ठीक है, ये एक फ्रेश बैच की तरह आप मानिए कि आपको सब कुछ मेरे साथ में करना है, और ये डेली होगा। और डेली हमें, अगर आपने लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर देखते रहिए और टिक करते रहिए। हाँ लेकिन सर मैं हाँ सर मैं वही बता रहा था, आप बोल रहे थे ना लिखो, तो वही हाँ, बता रहा था, ये लिखा है हमारे पास तो देख रहे हैं सिर्फ बैठ कोई के। बात नहीं, आप देखते रहो उसको, आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। हाँ जी, देखो, तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि हमारे पास में हाई रेट ऑफ हाई रेट ऑफ इनकम, देन हाई रेट ऑफ टैक्स। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। जबकि रिग्रेसिव क्या है, रिग्रेसिव का मतलब ये है कि चाहे कोई भी पर्सन, अब मान लीजिए आप आते हैं मेरी शॉप पे, मेरी एक शॉप है, उस पे आप आइसक्रीम खाते हैं, और ये आइसक्रीम के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है। आप राजा के बेटे हैं,
और इसका एमआरपी जो है वो है 100 रुपए, तो मैं आपको भी 100 ही रुपए में दूंगा, और जो गरीब इंसान होगा उसको भी ये आइसक्रीम 100 ही रुपए में पड़ेगी। तो इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो आपके लिए भी 10 रुपए होगा और दूसरे पर्सन के लिए भी 10 रुपए होगा, चाहे उसकी कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन रहे। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मतलब ये है। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स ले सकते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी, ओके। अब देखो क्या है हमारे पास में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स पिछली बार मैंने जब कराया था तो पहले कराया था, अब की बार मैं जीएसटी पहले कराने के मूड में हूं, तो मैं बात करूंगा आज, शुरुआत करूंगा अपने पास में किसकी, जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो देखो सर, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसके बारे में बहुत सी बातें हमने पहले भी सुनी हैं और हम आगे भी सुनेंगे, और ये बताऊंगा आपको कि ये कैसे कैसे किस तरीके से आया था। सबसे पहली बात तो मैं अगर नेट शेल में आपको आज इंट्रोडक्शन देना चाहूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, तो उस बारे में मैं जो बोलना चाहता हूं वो केवल इतना बोलना चाहता हूं सबसे पहले कि जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास में जो टैक्सेस होते हैं, पहले आप इस तरीके से सुनिएगा मेरी बात, आपके जो टैक्सेस होते हैं ये इम्पोज किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं ऑन कमोडिटीज यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर इनकम्स के ऊपर। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपका सोर्स क्या है, किस सोर्स पे मैं टैक्स इम्पोज करूं, तो आप उसको कहेंगे सर सरकार जो टैक्स लगाती है वो चीजों के ऊपर लगाती है, सेवाओं के ऊपर लगाती है, या फिर इनकम के ऊपर लगाती है। अब मैं जब गुड्स और सर्विसेज की बात करता हूं ना, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी, और जब मैं इनकम की बात करता हूं तो इसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स। ठीक है, और ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। तो आज जब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी की, जीएसटी की, तो जीएसटी जो है लगाने से पहले सरकार के दिमाग में ये आया कि सर मैं जो जीएसटी लगाऊं यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स लगाऊं, वो किसके ऊपर लगाऊं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाऊं, या फिर मैं ट्रेडर के ऊपर लगाऊं, ठीक है जी, या फिर मैं उससे आगे आने वाले जितने भी हमारे कौन है, कोई भी कमीशन एजेंट है, कोई भी कमीशन एजेंट है, उसके ऊपर टैक्स लगाऊं। तो सरकार की मंशा क्या थी कि इन सबको पकड़ लिया जाए। तो मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, कमीशन एजेंट एक कमीशन लेकर के उन चीजों को आगे बेचने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि दो ही तरह के लोग इंडिया में जाने जाते हैं, एक तो होते हैं जब बिजनेसमैन और एक होते हैं प्रोफेशनल। तो वो क्या देते हैं, कोर सर्विसेज देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे वर्ड को निजाद करूं जिसमें कि ये सारे के सारे बंद जाएं। तो उन्होंने बोला कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इम्पोज होगा, इम्पोज होगा ऑन सप्लाई। अब ये जो वर्ड है ना, इसको जहन में उतार ही लो, बस इसको अपने जहन में उतार लो कि क्या है ये सप्लाई। इस चीज को हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जीएसटी इम्पोज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ,
तो हमें पढ़ना क्या है कि सर क्या है गुड्स, क्या है सर्विस और क्या है सप्लाई, और बोथ का मतलब क्या है। ठीक है जी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है वो इंपोज किया जाता है किसके ऊपर सर, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई वर्ड को हमें समझना है, यानी कि हम नहीं बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग, हम नहीं बोल रहे ट्रेडिंग, हम नहीं बोल रहे कमीशन एजेंट, हम नहीं बोल रहे एक सर्विस प्रोवाइडर, हम एक वर्ड बोल रहे हैं कि दे ऑल आर सप्लायर। तो हमें ना सप्लाई को देखना। अच्छा सर ठीक है, हम सप्लाई को देख लेंगे। अब यहां पे जो है ना जीएसटी के अंदर ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है। अब इस चीज को समझते हैं कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता क्या है। आप लिखिएगा मेरे साथ में, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये कहता है सर जो जीएसटी होता है ना वो इंपोज किया जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ध्यान से समझिएगा, आप दिल्ली में हैं और आप जयपुर में सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। आपने दिल्ली में रहते हुए जयपुर में सप्लाई दी, सप्लायर, ठीक है जी, और आपने ये सप्लाई दे दी, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जो जीएसटी है वो कौन कलेक्ट करेगा। अब देखो जयपुर वाला जो मिस्टर वाई है, दिल्ली का मिस्टर एक्स है और जयपुर का मिस्टर वाई है। सप्लाई की गई गुड्स की तो भाई जाहिर सी बात है कंसीडरेशन भी आएगी। ये एरो देखो, मिस्टर वाई से मिस्टर एक्स की तरफ गया तो कंसीडरेशन मिली, ठीक है जी, कंसीडरेशन मिली। और कंसीडरेशन मिला तो कंसीडरेशन के साथ साथ टैक्स भी इंपोज हो गया, यानी कि मिस्टर वाई को कहा गया कि आप मिस्टर एक्स को न केवल कंसीडरेशन दीजिए बल्कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी दीजिए, जीएसटी भी दीजिए। अब इस हिसाब से दिल्ली में जो है वो टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया किसके पास में, दिल्ली के पास में, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है देने वाला पर्सन कौन था, जयपुर गवर्नमेंट, ओ जयपुर का मिस्टर वाई। अब आपको क्या लगता है कि ये जो दिल्ली के मिस्टर एक्स ने टैक्स कलेक्ट किया है, इस टैक्स से दिल्ली का विकास होना चाहिए या फिर जयपुर का विकास होना चाहिए, बोलो क्या लगता है आप लोगों को, बोलो जवाब दो, क्या लगता है आपको। जयपुर का। जयपुर का विकास होना चाहिए सर, सीधी सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई जयपुर से कलेक्ट हुआ है ये टैक्स, ठीक है, तो इसके अंदर जयपुर का विकास होना चाहिए। तो अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर एक्स जयपुर गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट को किस तरीके से टैक्स पहुंचाएंगे, वो टैक्स पहुंचाएंगे किसके पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मतलब ये जो जीएसटी इन्होंने कलेक्ट किया है इसको दो पार्ट्स में उन्होंने तोड़ देना है। मतलब एक तो ये लेंगे क्या, एक तो ये कलेक्ट करेंगे एसजीएसटी और एक ये सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे। क्यों था, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इस वजह से हुआ कि ये जो ट्रांजैक्शन थी ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी या फिर ट्रांसफर था। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों कलेक्ट किया जाएगा मिस्टर एक्स के द्वारा, दिया जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कट रख के रिमेनिंग स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट को दे देगी। ओके, अच्छा जी। तो हम ना
मोटी मोटी बात ये कह सकते हैं कि हम एंड यूजर को पकड़ते हैं, हम ना एंड यूजर को पकड़ते हैं। यानी कि दिल्ली का जो मिस्टर एक्स था वो था सप्लायर, वो था सप्लायर, और ये जो जयपुर का मिस्टर वाई था ये एंड यूजर था, यानी कि कस्टमर था। ठीक है, ये कस्टमर था। तो अब जो कंसीडरेशन रिसीव किया जाएगा, जीएसटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। एक तो जैसा कि मैंने बताया एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। सीजीएसटी किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब किस तरीके से जाएगा ये थोड़े टाइम में आप लोगों को पता लग जाएगा जो लोग नए हैं। और एसजीएसटी स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है जी, आरजे लिख देता हूं। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना कट अपने पास रख करके रिमेनिंग जो है वो किसको भेज देगी? स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगी। ठीक, तो ओके। मतलब पहले तो सेंट्रल को ही जाएगा ना सारा? हाँ, पहले मतलब ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कट रख के हाँ और जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को राजस्थान का कट दे देगी। ठीक है सर। अच्छा जी, अब जरा मेरे को ना थोड़ी सी बात बताना। अगर मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मान लो, थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों की भी चेक करूं। मान लीजिए एक पर्सन है इंडिया में, ठीक है जी, और ये कौन है? मैन्युफैक्चरर है। ठीक है जी, ये मैन्युफैक्चरर है और ये सप्लाई दे रहा है यूएसए में। तो कौन सी गवर्नमेंट को जो है, कौन सी गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स मिलना चाहिए? सर, अगर हम जीएसटी की बात करें और ये माने कि इंडिया में भी जीएसटी है और यूएसए में भी जीएसटी है, तो फिर सर यूएसए गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका हमारे कोर्स में कोई लेना देना नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। अब एक और चीज हम देखते हैं। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन था यूएसए में, उसने इंडिया में सप्लाई दी। उसने कहां सप्लाई दी? इंडिया में। ठीक है जी, सप्लाई दी कहां पे? इंडिया में। यूएसए के पर्सन ने इंडिया में सप्लाई दी, और इंडिया में सप्लाई लेने वाले पर्सन ने, यानी कि इसको हम बोलेंगे इंपोर्टर, इसको हम बोलेंगे इंपोर्टर। इंपोर्टर ने, इंडियन इंपोर्टर ने इसकी सप्लाई इंडिया में ले तो ली, लेकिन बाद में क्या किया? बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया कहीं और, मान लीजिए पाकिस्तान में। ठीक है, तो अगर मैं जीएसटी के चीजों पे ही चलूं तो कंजम्पशन कहां हो रही है? यूएसए से सामान आया था, यूएसए से सामान आया था, इंडिया में इंपोर्ट किया गया था। सोचा गया था कि इसका होम कंजम्पशन किया जाएगा, यानी कि यहां पे इसको यूज किया जाएगा। लेकिन बाद में हमने इसको क्या किया? हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो जो इंपोर्टर था ना, ये क्या बन गया जी? एक्सपोर्टर भी बन गया, है ना। और फिर इसने भी आगे सप्लाई दे दी, इसने सप्लाई आगे दे दी पाकिस्तान को। तो क्या लगता है एंड यूजर कौन है? सर पाकिस्तान है। तो जो जीएसटी है, अगर जीएसटी हम इंपोज कर दें, मान लीजिए हम कहते हैं कि तीनों कंट्रीज के अंदर जीएसटी है, तो किसको मिलना चाहिए ये जीएसटी? सर पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर
इंडिया के इंपोर्टर ने सप्लाई देते समय, यूएसए से लेते समय जो जीएसटी पे किया होगा उसका क्या होगा? कोई है जवाब? बोलिए, ऐसे ही बता दो, चाहे तुक्का मार दो। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अगर जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है, फाइनल डेस्टिनेशन कहां है सर? पाकिस्तान में। हम मान के चल रहे हैं तीनों कंट्री में जीएसटी, एंड यूजर कौन है? पाकिस्तान है। तो जीएसटी का बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के ही किसी पर्सन ने इसको पे किया होगा। लेकिन फिर जो इंपोर्ट करते समय इंडियन पर्सन ने जीएसटी पे किया था उसका क्या होगा? कोई आइडिया है आप लोगों को? में ये क्या हो जाएगा सर? रिफंड हो जाएगा। ये रिफंड हो जाएगा टू पर्सन इन इंडिया, पर्सन इन इंडिया, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जो था वो इंडिया नहीं था। ठीक है जी, ये रिफंड हो जाएगा। ये सिर्फ आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि डेस्टिनेशन बेस्ड है, ये जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो हम क्या देखेंगे? हमने यही देखा, सिंपल सी बात है कि सर कंज्यूम अगर होगा, अब आप एक चीज लिख लीजिएगा इसके नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है जी, आप लिखिएगा मेरे साथ में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, if an good, if any goods कर लो, if any goods or services imported for domestic purpose or for business purpose, consumed in India, इंडिया में अगर कंज्यूम की जाए तो देन टैक्स विल बी कलेक्टेड, एक्चुअली लेविड एंड कलेक्टेड लिखो, लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कंज्यूम्ड होता है, कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, तो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सी चीज है,
सर आप घुमा फिरा क्यों रहे हो, सीधा बताओ ना कि आप इस चीज के बारे में बोलना चाहते हो और हमें आरसीएम के कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना चाहते हो। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही चल रहा है आपके दिमाग में कि अगर कोई चीज बाहर से इम्पोज की जा बाहर से इंपोर्ट की जा रही है और कंज्यूम की जा रही है इंडिया में, तो उसके ऊपर क्या लगेगा सर, जीएसटी लगना तय है। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब आगे ये आप लोगों ने लिख लिया ना मेरे साथ में जो मैंने लिखवाया, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि ये आपको जो है बताया गया है। और एक मिनट ठहरना। हाँ जी, सुनो और समझो जरा चीजों को। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, और इस एग्जाम्पल के अंदर हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास में उसने सप्लाई दी है और इसकी वैल्यू जो है वो 1,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये मत समझना कि ये मुझे आता है और अपनी कॉपी में कहीं तुम देखने लग जाओ, मेरे को जवाब देना। ठीक है, वैल्यू जो है वो 1,000 रुपए है और इसके ऊपर जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा, मान लीजिए वो @18% से लगा और ये लगा 180 रुपए। तो यहां पे क्या हो गया, ये 1180 रुपए, 1180 रुपए। ठीक, और इसने आगे इसको जो है वो बेचा पर्सन ने। ठीक है, और उसके बाद में जिसने इससे खरीदा उसके लिए इसके पास में वैल्यू थी, इसने इसका वैल्यू एडिशन किया 1,000 रुपए वाली चीज का और इसको 1,500 में बेच दिया। और फिर जीएसटी जो था वो इसने भी लगाया कितना, 18%। ठीक है, अब 1,500 का 18% कितना बनता है, 270 रुपए। ठीक है, और इसका फाइनल बिल जो तैयार हुआ वो 1,770 रुपए का फाइनल बिल तैयार। ओके, अब क्या होता है, अब क्या होता है हमारे पास में कि ना क्रेडिट मिल जाता है हम लोगों को, जीएसटी क्रेडिट जिसकी की हम बात करते हैं। तो जीएसटी क्रेडिट मिल जाता है। जीएसटी क्रेडिट का मतलब क्या है कि सर मैं एक पर्सन था और मैंने जब परचेज किया गुड्स को तो मैंने इनवर्ड सप्लाई ली और इनवर्ड सप्लाई 1,000 की और प्लस 180 का टैक्स, ये टैक्स मैं अपनी परचेजेस के ऊपर पे कर चुका हूं। तो ये जो टैक्स था, टैक्स ऑन परचेजेस, जो मैंने पे किया वो कितना था, 180 रुपए। ये मैंने पे कर दिया, पेड ऑलरेडी। और अब मैं फर्दर इसको सेल कर रहा हूं, तो सेल कर रहा हूं तो सेल करते टाइम पे मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। मुझे पैसे मिले कितने, 1,500 रुपए। 1,000 रुपए की चीज थी, 180 का टैक्स पे किया, 1180 की चीज पड़ी और मैंने क्या बोला, 1,000 में मैंने वैल्यू एडिशन किया कितने का, 500 का। 1,500 में मैंने इसको बेचा और टैक्स कलेक्ट किया कितना, 270 का। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टैक्स ऑन सेल्स, टैक्स ऑन सेल्स 270 रुपए, यानी कि ये टैक्स है, टैक्स कलेक्टेड, ये कलेक्टेड है। अब रूल्स ये कहते हैं जीएसटी के कि आप क्या करो, 270 रुपए में से जो आप ऑलरेडी 180 रुपए पे कर चुके हो ना, उसको माइनस कर दो
इसको हम कहते हैं जीएसटी क्रेडिट। ठीक है जी, इसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। यानी कि पहले जितना टैक्स आप पे कर चुके हो उसको एडजस्ट कर दो और ये रिमेनिंग जो है 90 रुपीज की आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। ओके, अब अगर आप देखो ध्यान से और समझो बातों को, तो आपको वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगेगा। और आपकी वैल्यू एडिशन कितनी थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी वैल्यू एडिशन जो थी वो थी 500 रुपए। 1000 की चीज आपने 500 में बेची थी आगे, और 500 रुपए के ऊपर टैक्स जो है, टैक्स एट द रेट 18%, ये कितना बना 500 रुपए पे सर 90 रुपीज। तो मैं सीधा सीधा ये भी कर सकता था, मैं सीधा सीधा ये भी कर सकता था कि स्ट्रेट अवे, मतलब अलग अलग ना देख करके 270 में से 180 माइनस ना करके मैं क्या कहता कि 1000 की चीज मैंने 1500 में बेची है, 500 रुपए का वैल्यू एडिशन किया है, उसके ऊपर 18% टैक्स लगाओ और 90 रुपीज की मेरी टैक्स लाइबिलिटी है। मैं ऐसे भी कह सकता था। ठीक है जी, ओके, हाँ सर बिल्कुल कह सकते थे। अब जरा यहां पे आना मेरे साथ और जरा दूसरा एग्जांपल देखना, ध्यान से देखना और बताना मुझे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं और बोलो तुम लोग, मैं तो ये चाहता हूं। सेम एग्जांपल दोहराते हैं। हमने ना कोई वैल्यू परचेज की, कोई चीज परचेज की जिसकी की वैल्यू कितनी थी 1000 रुपए। हमने इसके ऊपर जीएसटी पे किया 18% के हिसाब से, जीएसटी पे किया 18% के हिसाब से 180 रुपए आ गया। 1180 हमारे पास में टोटल वैल्यू आ गई। और फिर मैंने इसके ऊपर वैल्यू एडिशन किया और मैंने इसे 1000 वाली चीज को 1500 रुपए में बेचा। और मैंने जो जीएसटी अब की बारी कलेक्ट किया वो कितना था, मान लो 28% था, क्योंकि जीएसटी के अलग अलग रेट है। मैक्सिमम रेट 28% है हमारे पास में, वैसे कहां तक जा सकता है 40% तक जा सकता है। तो हम क्या कहते हैं, जीएसटी एट द रेट 28%। ओके, और जीएसटी एट द रेट 28% कितना हो गया 420 रुपए। तो मेरे जो कस्टमर का बिल था वो कितना बैठा 1920 रुपए। यानी कि ये मेरा जो था टैक्स पेड 180 और टैक्स कलेक्टेड ये 420। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालते हो तो कितना आता है 240। ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि जीएसटी लाइबिलिटी है, मेरे को पे करनी है। जीएसटी लाइबिलिटी है, ये मेरे को क्या करना है सर, पे करना है। ओके सर, अब मैंने वैल्यू एडिशन कितने का किया है जरा बताना। मैंने वैल्यू एडिशन किया है 500 रुपए का, केवल 500 रुपए का। और अगर मैं 28% जीएसटी की बात करूं, क्योंकि फाइनल तो वही है ना, तो एट द रेट 28% जो बनता है 500 रुपए के ऊपर, वो कितना बनता है 140 बनता है। वैल्यू एडिशन के ऊपर अगर मैं रेट की बात करता हूं, तो टैक्स लायबिलिटी की बात करता हूं, मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी की, तो वो 140 बनता है। तो अब ये दोनों आपस में मिसमैच हो गए, ये दोनों आपस में मिसमैच हो गए, है ना। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में तो ये मिसमैच नहीं हुए थे। उसका कारण ये था, उसका कारण ये था कि सर हमारे पास में पिछले एग्जाम्पल के अंदर जो थे ना, वो रेट दोनों में 18% थे, और यहां पे परचेज करते समय 18 और सेल करते समय 28% रेट थे। और ये हमारे जीएसटी की विशेषता है कि इसके अंदर अलग अलग टैक्सेस हैं।
तो अलग अलग टैक्सेस में अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से चलोगे, यानी कि आईटीसी के हिसाब से चलोगे, तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन के हिसाब से चले तो आपका आंसर आएगा रॉन्ग, क्योंकि ये मिसमैच हो जाएगा। तो हमारे को जो है वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, ये जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है और ये जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, वो वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना। बहुत से बच्चे ये बात पूछते हैं, कहते हैं सर अरे हम तो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहे, बताओ। अब ये चीज बड़ी होकर के एमसीक्यू बन सकती है। क्यों नहीं लगा रहे हम डायरेक्टली वैल्यू एडिशन के ऊपर? इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि सर हमारे जो रेट्स है ना वो अलग अलग हैं, सेल करते समय और परचेज करते समय कुछ और। इसलिए हमारा जो मेथड है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हमने क्यों ऑप्ट किया? इसी वजह से ऑप्ट किया, यानी कि पिछला पे किए हुआ माइनस करो अपने टैक्स कलेक्टेड में से। सिंपल सा अप्रोच है हमारे जीएसटी का, इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बताओ ये बात समझ में आई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों है? यस सर। हाँ जी, सर जैसे हमने हमारा टैक्स पेड अगर सपोज 200 है हाँ एंड टैक्स कलेक्टेड 180 है, हाँ। तो हमें वो बाकी 20 रुपए रिफंड मिलेगा? नहीं, रिफंड लेने की क्या जरूरत है, अगले महीने सेल नहीं करोगे क्या? अच्छा, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, वैसे रिफंड आ जाता है सर अगर ले तो? और रिफंड क्यों लोगे, आप तो अपने बिजनेस को चलाते ही रहोगे ना सर। हाँ। तो या तो बिजनेस बंद कर रहे हो तो रिफंड ले लेना। ओके। लेकिन उसमें भी क्या है, रिफंड क्या होगा, आपने टैक्स पे कर दिया और आपने बिजनेस बंद कर दिया, और बिजनेस बंद कर दिया तो आप एंड यूजर बन गए। अब हाँ। एंड यूजर की तो टैक्स लाइबिलिटी हो जाती है, बल्कि आपने जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था उसको भी वापस करना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये सब चीजें आने वाली क्लासेस में आएंगी, आपको पता लगेंगी। ओके सर। अच्छा, अब देखो जरा थोड़ा सा और तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेथड हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, वैल्यू एडिशन का क्यों नहीं करना चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी, एक पर्सन है मिस्टर सी, और एक पर्सन है ये लाल वाला मिस्टर डी, ठीक है। और अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई दी, ध्यान से सुनना मेरी बात को बिल्कुल एकदम, और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सप्लाई दी, ठीक है। मिस्टर सी ने मिस्टर डी को सप्लाई दी, और ये जो मिस्टर ए थे ना, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन थे, रजिस्टर्ड डीलर थे। ये मिस्टर बी भी रजिस्टर्ड डीलर थे, ये मिस्टर सी भी रजिस्टर्ड डीलर थे, और ये जो मिस्टर डी थे ना, ये एंड यूजर थे, यानी कि कस्टमर थे। तो अब अगर मैं बात करूं, तो जब यहां से यहां पे सप्लाई जाती है, तो मैं इस सप्लाई को कौन सी सप्लाई कहता हूं सर? मैं इस सप्लाई को सप्लाई कहता हूं बी टू बी सप्लाई, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई। और जब मैं बी से सी को सप्लाई देता हूं, इसको भी मैं कहता हूं बी टू बी सप्लाई। और जब मैं सी से डी को देता हूं, तो मैं बोलता हूं बी टू सी सप्लाई, ठीक है। ओके, अब होता क्या है, होता यह है कि मान लो ए ने बी को जो सप्लाई दी है, तो बी ने ए को कुछ कंसीडरेशन दिया होगा, यानी कि मिस्टर बी ने, कंसीडरेशन से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हम मान लो जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी पे किया होगा बी ने सी को। मान लो ये जो जीएसटी इसने पे किया है, ये किया है 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो ये मिस्टर ए के पास में 100 रुपीज पहुंचा, उन्होंने आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया, और गवर्नमेंट ने क्या बोला,
कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, आईटीसी ले लो, किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, अच्छा अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करेगा ये भी अभी समझाता हूं। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को जब सप्लाई दी तो उनसे जीएसटी इन्होंने ले लिया कितना? 180 रुपए। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट टू मिस्टर बी कितना था सर? ₹100। और टैक्स कलेक्टेड कितना है? फ्रॉम मिस्टर सी, वो है सर 180। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी जो है मिस्टर बी की वो कितनी है सर? 80 रुपए। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था, है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जितना भी आप टैक्स कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से या फिर अपने बिजनेस टू बिजनेस पर्सन से, कस्टमर से नहीं, बिजनेस टू बिजनेस पर्पस पर्सन से, उसका आपके नेक्स्ट जो सप्लायर है, रजिस्टर्ड सप्लायर, उसको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट के पास में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 100 रुपए दिए तो मिस्टर बी ने इसका बेनिफिट अवेल कर लिया। किसका? 100 रुपीज का, 100 रुपीज का। मिस्टर सी ने मिस्टर बी को 180 रुपए दिए तो मिस्टर सी ने बेनिफिट अवेल कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट का, गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब बात ये आती है कि सर अगर गवर्नमेंट सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट देती रहती है तो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू कब कलेक्ट होता है? यानी कि रेवेन्यू कब कलेक्ट होगा, यानी कि किस टाइम पे? सोच करके देखो, मिस्टर बी जो थे जितना टैक्स पे कर रहे थे मिस्टर ए को, उसका उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, मिस्टर सी ने भी ऐसे ही किया। तो गवर्नमेंट के पास क्या पहुंचा? गवर्नमेंट के पास तो अभी तक कुछ भी नहीं पहुंचा। गवर्नमेंट के पास पहुंचता है फाइनल सप्लाई पे, यानी कि जब ये चीज मिस्टर डी के पास में पहुंच जाती है तब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता है, क्योंकि मिस्टर डी के पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार नहीं होता, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार नहीं होता। ठीक है जी। तो फाइनल कस्टमर जो है वो जितना टैक्स पे करेगा वो टैक्स जो है, क्योंकि मजे कौन मार रहा है? मजे तो यही मार रहा है ना, मिस्टर डी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो उसका अधिकार मिस्टर डी को यानी कि एंड यूजर को नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा रेवेन्यू किसके पास पहुंच जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाता है। सर एक बात बताओ, अगर मिस्टर डी से ही रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था तो हमने सप्लाई के हर चेन के ऊपर ये इतना झंझट क्यों पाल लिया कि टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देते थे, फिर टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले लेते थे? देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में एक जगह पे इधर से मान लीजिए कोई एक बेनिफिट दिया जा रहा है, मान लीजिए इधर से सप्लाई दी जा रही है, तो अगर मैं ये बात करूं कुछ इस तरीके से कि अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पे 1000 लीटर जो है वो यहां से पानी छोड़ा गया, तो इधर से 1000 लीटर पानी कब निकलेगा? जब बीच में किसी तरीके की कोई लीकेज नहीं होगी। ठीक है ना, बीच में किसी तरीके की कोई लीकेज नहीं होगी, तो सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं, कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ता है B2B की केस में, B2B के केस में।
ताकि एंड यूजर से इसका जो है बेनिफिट लिया जा सके। क्योंकि अगर सोचने वाली बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए जा रहे हैं तो उनसे उनके डॉक्यूमेंटेशन भी करवाए जा रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेशन करवाए जा रहे हैं तो हमारे को पता लगता रहता है कि हाँ, जैसे ए से बी के लेवल पे और बी से सी के लेवल पे काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और ऑडिट भी सही तरीके से काम करते हैं। यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो फंडा है वो क्या है, इस चीज को चेक करना है कि जितना मिस्टर डी ने टैक्स दिया है फाइनली, क्या उतना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, मैंने अभी यहां पे क्या बोला कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 100 रुपए दिए, तो ये 100 रुपए कहां पहुंच गए होंगे सर, गवर्नमेंट के पास पहुंच गए होंगे। मिस्टर ए ने, क्योंकि मिस्टर ए ने तो कोई चीज खरीदी नहीं थी, तो 100 रुपए ही पहुंचे। ठीक है जी। अब मिस्टर सी ने मिस्टर बी को दिया, तो मिस्टर बी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितने पहुंचा दिए होंगे सर, 80 रुपए पहुंचा दिए होंगे। अब तक 180 रुपए पहुंच गए। अच्छा, फिर एंड यूजर था मिस्टर डी ने मिस्टर सी को, मान लो इसके ऊपर टैक्स जो दिया वो दिया करीब 300 रुपए। तो मिस्टर सी जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगा। उसने क्या किया सर, मैंने टैक्स कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से 300 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो पे करेगा 300 माइनस 180 कितना होता है, जल्दी बताओ, बोलो। 120 120। 120, ठीक है ना। Yes, sir. अब जरा गिनना, 100 जमा 80 जमा 120 कितना बनता है, 300, और फाइनल कस्टमर से कितना लिया गया था, 300 ही। बात समझ में आई कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा क्यों लगाया गया है बार बार, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो बहुत परेशानी हो रही है पूरी प्रोसेस के अंदर कि B2B क्या देते रहो, इनपुट टैक्स क्रेडिट देते रहो। फाइनल टैक्स कितना निकल करके आना था इससे, 300 रुपए, और देखो वो 3 स्टेजेस के ऊपर निकल करके आया है। हर बंदा अपनी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था और रिमेनिंग को पे ऑफ कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर गवर्नमेंट ने 3 बार दिया ना इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे, हाँ एक बार ए को, बी को, फिर सी को। हाँ, अगर ए ने आगे खरीदा होगा तो उसको भी मिला होगा। हाँ, मतलब जितना टैक्स का अमाउंट था वो उनको वापस मिल जा रहा था। सीधी सी बात है। देखो, मैं अब इतने बड़े एग्जाम्पल को छोड़ करके एक छोटी सी बात कहता हूं कि यहां पे मैं हूं, ठीक है। मान लो आप एक पर्सन हैं जो कि मुझसे गुड्स की सप्लाई ले रहे हैं और आगे बेच रहे हैं। मैंने आपसे कंसीडरेशन को तो छोड़ो, जीएसटी रिसीव किया, कितना, 100 रुपया। मेरे से आगे मान लो कोई नहीं था, इससे आगे कोई नहीं था, 100 रुपया रिसीव किया। गवर्नमेंट को कितना दे दूंगा सर, 100 रुपया। और इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को, फॉर ₹100। ठीक है जी, ओके। ये क्या थे, ये मिस्टर ए थे और ये मिस्टर बी थे। तो पे करूंगा क्योंकि आपने मुझे दिया और मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अब आपने आगे सप्लाई दी और यहां पे ये एंड यूजर था, यानी कि मिस्टर सी जो थे वो कस्टमर थे, एंड यूजर थे, ठीक है। उन्होंने आपको जीएसटी पे किया, मान लो 180। अब आप क्या करेंगे, आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला हुआ है, हाँ जी मिस्टर बी, आपका इनपुट टैक्स, आपका टैक्स 100 रुपए ए के द्वारा हमारे पास पहुंच चुका है, 100 रुपए। तो बी क्या कहता है, गवर्नमेंट सर मैंने आपको कितने पहुंचाने थे, उन्होंने बोला 180 और 100 पहुंचा चुका हूं, ऐसा आप कह रहे हो। गवर्नमेंट कहती है हाँ, तो 80 रुपया और दे दूं, गवर्नमेंट कहती है हाँ। तो ये जो 100 रुपया है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है जी। और एंड यूजर के लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता। मतलब जब आप यहां पे एंड यूजर से टैक्स कलेक्ट करते हैं,
एंड यूजर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कहती कि इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया जाए सी को, क्योंकि सी जो है फाइनल कस्टमर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसके लिए है सर? बी टू बी में है, बस बिजनेस टू बिजनेस में। तो मतलब इस केस में सिर्फ बी को मिला ना इनपुट टैक्स क्रेडिट? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैन्युफैक्चरर को भी नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो? मैन्युफैक्चरर अगर रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो उसको मिल जाएगा उस रॉ मटेरियल पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं आपको। जैसे अभी आपने जो केस बताया, इसमें आप किसी से कुछ परचेज नहीं कर रहे थे, आप सर्विसेज दे रहे थे। हाँ, नहीं तो आप सर्विसेज नहीं, वहां पे मैं गुड्स ही दे रहा था। देखो मैं बताता हूँ, मैं समझा देता हूँ। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये है जी, ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आए, रॉ मटेरियल। ठीक और है। रॉ मटेरियल परचेज करने पे इन्होंने कुछ जीएसटी पे किया होगा। हाँ तो इनके द्वारा, इनके जो आगे वाले पर्सन है उनके द्वारा गवर्नमेंट के पास ये जीएसटी पहुंच गया होगा इस रॉ हाँ। मटेरियल पे, तो उसका इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, मतलब इसने अगर जीएसटी पे किया होगा तो तो इसको इनपुट हाँ टैक्स क्रेडिट? हाँ, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो थी वो बात थी। अब फाइनल हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर कि बी टू बी में, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में गवर्नमेंट को क्या मिलता है सर? गवर्नमेंट गेन करती है कंट्रोल ऑन जीएसटी सिस्टम, ठीक है। और बिजनेस टू कस्टमर में गवर्नमेंट गेन करती है रेवेन्यू, ठीक है जी। ये बात याद रखना, ये हमारा क्रक्स है। ओके, तो ये इस सर तरीके से कहानी हमारी पूरी की पूरी चलती है। अच्छा, अब सुनो जरा आगे, और आगे बढ़ाते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे अभी आपने एक चीज बोली थी कि अगर हमने रॉ मटेरियल लिया तो हमें उसका आईटीसी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पर सर हमने जैसे रॉ मटेरियल लिया, अब हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दिया, हम उससे फिनिश गुड बना के आगे बेच रहे हैं, तो हमें आईटीसी मिलेगा उसके ऊपर? हाँ मिलेगा, बिल्कुल अच्छा। मिलेगा। भाई सोच करके देखो, एक बात बताओ, मान लो आप हो मिस्टर पीयूष, आप वुड सप्लायर हो और मैं कारपेंटर हूं, ठीक है जी। जी सर। मैं कारपेंटर हूं और मेरा नाम है मिस्टर डी, और मिस्टर पीयूष क्या है जी? वुड सप्लायर है। अब सोचने वाली बात है, जैसे आप वुड सप्लायर हो, ठीक है मिस्टर बी, ऐसे ही हमारे पास मिस्टर आकाश है, ये नेल सप्लायर है। अब फर्नीचर बनाने के लिए तो मेरे को सारी चीजों का, ऐसे ही मिस्टर मान लो बी है, ये गम सप्लायर है। अब मेरे फर्नीचर बनाने में कारपेंटर के लिए तो ये तीनों ही रॉ मटेरियल है ना, तीनों ही ये क्या है? रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल के ऊपर मैंने क्या किया? आप सभी को जीएसटी पे किया। मान लो मैंने आपको 100 रुपया पे किया पीयूष जी, मिस्टर ए को 50 रुपया पे किया, और जो फेविकॉल लेकर के आया जिससे गम सप्लायर से, उसको 80 रुपया पे किया जीएसटी का। और अब मैंने एक टेबल बना दी। मैंने क्या बना दी? मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी किसकी? टेबल की। टेबल बना दी, ठीक है सर।
और टेबल बना करके मैंने क्या किया सर, ये आगे बेच दी, सप्लाई दे दी। अब सप्लाई दूं किसको, सप्लाई दे देता हूं मिस श्रेया को, ठीक है जी। और मैंने इनसे जीएसटी कलेक्ट कर लिया, कितना, मान लो 500 रुपए जीएसटी, ये कलेक्ट किया मैंने। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे नाम पे ये जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर दिया होगा, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है ओके जी। सर। जी सर। ठीक है, ये सारी चीजें मैं माइनस करूंगा, कितना हो गया, 150 और 80, 130, नहीं 130 नहीं, 150 और 80 कितना, 230, 230। 230 हो गया ना। तो 500 में से 230 गया, कितना बचा, 270। 270 रुपए का मेरी जीएसटी लाइबिलिटी है, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना कैश रजिस्टर से पे करूं। अच्छा, और सुनो जी ध्यान से, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, एक है हमारे पास में यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। अब मान लो इसके लिए मैं ले लेता हूं एग्जांपल अंडमान को, ठीक है जी। मैंने सप्लाई दी अंडमान से अंडमान में, ठीक है, ये यहां से यहां मैंने सप्लाई दी, तो ये भी यूनियन टेरिटरी और ये भी यूनियन टेरिटरी, ओके, ठीक है जी। और मेरी जो वैल्यू थी सप्लाई की वो कितनी थी, 1000 थी। अब इसके ऊपर क्या लगेगा सर, सीजीएसटी लगेगा, और साथ में क्या लगेगा सर, इसके ऊपर लगेगा मेरे पास एसजीएसटी, बोलो, नहीं, यूटीजीएसटी, ठीक है। मान लो दोनों ही है मेरे पास में 18%, तो आधा आधा हो गया मेरे पास 90-90, ठीक है, हाफ हाफ, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट नहीं थी ये क्या था, यूनियन टेरिटरी थी, ये क्या था, यूनियन टेरिटरी थी, तो ये क्या लग गया यहाँ पे, यूटीजीएसटी लग गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मान लो ये तो यूनियन टेरिटरी की बात की मैंने, मान लो एक स्टेट है, कौन सी, हरियाणा, एचआर, और एक है अंडमान, ठीक है। और मैंने यहां से हरियाणा से अंडमान में क्या दिया सर, सप्लाई दी, और इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए थी, 1000 रुपए की वैल्यू थी। अब क्या होगा, अब मेरे पास में कौन सा टैक्स लगेगा, देखो डेस्टिनेशन बेस्ड है, लेकिन ये क्या हो गया जी, ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, इंटरस्टेट सप्लाई हो गई, कि हरियाणा से कहां जा रहा है सामान, अंडमान में जा रहा है ना। तो अब इसके ऊपर लगेगा सर आईजीएसटी @ 18%, 180 रुपए और 1180 है सर, सिर्फ एक ही टैक्स, हाँ सिर्फ एक ही टैक्स, आईजीएसटी। और ये कोई टैक्स नहीं है, ये मिश्रण है दो चीजों का, किसका, एक तो यहां पे सीजीएसटी और ये यहां पे यूटीजीएसटी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी थी ना, इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना सा काम करेगी कि अपना शेयर अपने पास रखेगी 90 रुपए, और रिमेनिंग किसको भेज देगी, यूनियन टेरिटरी को भेज देगी 90 रुपीज। बात समझ में आई। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आईजीएसटी है ना, कोई टैक्स नहीं है, आईजीएसटी टैक्स नहीं है, आईजीएसटी तो ना केवल एक एनवलप है,
जिसके अंदर की 2 टैक्सेस इंटरस्टेट सप्लाई के केस में लगता है, 2 टैक्सेस जो हैं वो आते हैं, एक तो सीजीएसटी और इस केस में क्योंकि है तो यूनियन टेरिटरी तो यूटीजीएसटी आया है। और जैसे ही जिसको जो टैक्स मिलना था वो मिल गया तो आईजीएसटी कोई टैक्स नहीं है, इसको हम यहां से क्रॉस कर देते हैं। ये एक एनवलप की तरह से यूज होता है, ठीक है जी, नाम के लिए रखा हुआ है, ये कोई टैक्स नहीं है आईजीएसटी। ओके, इस चीज को ध्यान से समझना। अच्छा जी, बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब सुनो आगे। अब मैं तुम्हारे को थोड़ा सा, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना, तो सारी चीजों का मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा आज की क्लास के अंदर। और फिर हम जब स्पेसिफिक चैप्टर की बात करेंगे ना, जैसे हमने कहा जी हमने सप्लाई पढ़ना है, तो फिर सिर्फ सप्लाई के बारे में ही बात करेंगे, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात नहीं करेंगे। अब देखो, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने ज्ञान को, और आईजीएसटी के बारे में, सॉरी आईजीएसटी नहीं, आईटीसी के बारे में, आईटीसी के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है जी, एक तो हो गया हमारे पास में सीजीएसटी, एक हो गया आईजीएसटी और एक हो गया एसजीएसटी। ठीक है ना। अब एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी होता है, तो एक चीज, एक जो जगह है वो या तो स्टेट हो सकती है या फिर यूनियन टेरिटरी हो सकती है। तो यूटीजीएसटी के ऊपर हम बार बार कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो मैं यहां पे सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं कि सर मेरे पास में 2 चीजें हैं, एक तो सीजीएसटी, तो मैंने सी लिख दिया उसको, एक आईजीएसटी। आईजीएसटी किसका मिश्रण है? 2 चीजों का मिश्रण है, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, इंटरस्टेट सप्लाई में, और एसजीएसटी हमारे पास में है। तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। हमारे पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसका? सीजीएसटी का। मतलब मान लो सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास में है, यानी कि हमने जिसको पे किया था टैक्स, वो क्या पे किया था? सीजीएसटी पे किया था। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे, अब इस चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। मान लो मैंने क्या किया था, कुछ गुड्स परचेज की थी, गुड्स परचेज की थी, और उसके ऊपर सीजीएसटी लगा होगा और एसजीएसटी लगा होगा, सीजीएसटी लगा होगा और एसजीएसटी लगा होगा। तो ये लगा होगा 90 रुपए और ये लगा होगा 90 रुपए। तो इसका मतलब मेरे पास आईटीसी है किसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसका? सीजीएसटी का, और इनपुट टैक्स क्रेडिट है एसजीएसटी का। ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में आईजीएसटी वगैरह की बारे में भी बात कर रहे हैं। तो मेरे पास में अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है किसका? सीजीएसटी का, आईजीएसटी का। आईजीएसटी अपने आप में कुछ नहीं होता सर, फिर आप इसको क्यों बोल रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है? अरे भाई, आईजीएसटी का मतलब 2 चीजों का मिश्रण, स्टेट या यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे पास में दोनों का क्या पड़ा हुआ है? इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, सीजीएसटी का, आईजीएसटी का और एसजीएसटी का। अब मैं इसको कैसे सेट ऑफ कर सकता हूं? आईटीसी, और यहां पे हम इसको ऊपर लिखते हैं सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे हम दे सकते हैं? तो सीजीएसटी के सामने, सी के सामने मैं लिखता हूं सी, आई के आगे लिखता हूं मैं आई, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका? सी प्लस एस का, ठीक है। और एस के सामने लिख देता हूं एस। अब सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी है, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको सेट ऑफ किया जा सकता है किसके अगेंस्ट? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसको यूज किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि हमने जो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है, हमने जो आउटपुट टैक्स, ये आउटपुट टैक्स है, यानी कि मैंने टैक्स कलेक्ट किया होगा,
और ये क्या है, इनपुट टैक्स है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसीलिए इसका नाम है। तो क्या मेरे को बताओ जरा, आंसर दो, क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है सीजीएसटी के? जवाब दो। क्या मैंने जो सीजीएसटी कलेक्ट किया है उसको, उसके अंदर मैं सीजीएसटी जो मैंने पे किया है उसको एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। बिल्कुल सर, दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताओ कि क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर सकता हूं किसके, सीजीएसटी के आईजीएसटी के अगेंस्ट? बोलो, क्या Yes, मैं कर sir. सकता हूं? यस सर। यस सर, बिल्कुल कर सकता हूं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ ये वाले पोर्शन के लिए कर सकते हैं, ये सी वाले पोर्शन के लिए कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, मैं आपसे अभी ये नहीं पूछ रहा कि कितने पोर्शन के लिए कर सकता हूं, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज कर लूं इंटीग्रेटेड या फिर आईजीएसटी के केस में? तो आपने कहा हाँ सर ये ओके है। अच्छा ठीक है, क्या मैं सीजीएसटी के क्रेडिट को यूज कर लूं एसजीएसटी के क्या नाम है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट? No, sir. बोलो, कर लूं? नो सर। नहीं सर, हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं है। तो यहां पे क्या लगा देता हूं सर, ऐसे एरो लगाया, ऐसे एरो लगाया, और इस एरो को रेड लाइन में परिवर्तित कर दिया कि दिस इज नॉट अलाउड। ये बात समझ में आ गई? बोलो जी, ये यस सर। अलाउड नहीं है। ठीक है सर, अब ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो मैंने क्या किया, इसको नॉट अलाउड वाले को मैं यहां से हटा ही देता हूं। ठीक है जी, तो मेरे को आज ये बात पता लग गई कि अगर मेरे पास में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है और मैंने अपने कस्टमर से कोई आउटपुट टैक्स रिसीव किया है, सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है किसके लिए, आउटपुट टैक्स ऑफ सीजीएसटी के लिए और आईजीएसटी के लिए, बस। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, क्या मैं आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी से एडजस्ट कर सकता हूं? सॉरी, Yes, sir. आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकता हूं? यस यस सर। सर। यस सर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी क्या लग गया, टिक लग गया। अच्छा जी, अब क्या मैं आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलवा सकता हूं किसको, सीजीएसटी को? बोलो जी। Yes, sir. बिल्कुल दिलवा सकता हूं सर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सी का एसेंस है। अच्छा, क्या मैं आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलवा सकता हूं एसजीएसटी को? जी हाँ सर, यस Yes, सर। sir. बिल्कुल दिलवा सकता हूं, बिल्कुल दिलवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एस इन्वॉल्व है। ठीक है जी, तो इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गई कि सी जो है वो सी से एडजस्ट हो जाएगा, सी जो है वो आई से भी एडजस्ट हो जाएगा, और आई जो है वो आई से होगा पहले, सी से होगा, और फिर एस से भी होगा, क्योंकि आई के अंदर तो दोनों ही आते। अच्छा, और आगे चलते हैं जी, अब एस की बारी। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं एसजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट कर सकता हूं आईजीएसटी से? ये ठीक लग रहा है? हाँ सर, बिल्कुल कर सकता हूं। Yes, sir.
बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर स्टेट है, एस है। अच्छा जी, अब क्या मैं एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट क्रेडिट दिलवा सकता हूं? हाँ सर, यस सर। बिल्कुल दिलवा सकते हो, दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, ये भी अलाउड है। क्या मैं एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी को दिलवा सकता हूं, इसको दिलवा सकता हूं? नो नहीं सर। सर, बिल्कुल नहीं दिलवा सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना। अब कितना कितना दिया जाएगा ये बाद की बात, कितना कितना दिया जाएगा ये बाद की बात है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। इस तरीके से आईटीसी को एडजस्ट किया जाता है। ये एक शॉर्ट डायग्राम के वे में आप ले सकते हो और इसको अपने प्रैक्टिकल के अंदर भी समझ सकते हो। तो प्रैक्टिकल के अंदर कभी भी गलती नहीं होगी अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो। ठीक है, ओके। ये सेट ऑफ था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। बना लिया आप लोगों ने? बोलो जी बोलो। यस सर। अच्छा, हाँ जी सर। अब देखो, जीएसटी जब आया उससे पहले कई तरह के टैक्सेस लगते थे। तो कुछ टैक्सेस ऐसे थे जिनको कि हमने ना हटा दिया और जीएसटी को ले आए। तो टैक्सेस है ना सबस्यूम्ड हो गए, यानी कि ये खत्म हो गए। ये वाले टैक्सेस क्या हो गए सर? खत्म हो गए जीएसटी के आने के बाद। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस थे? अब देखो, तुमने कभी ऐसा सोचा कि सर जो हम जीएसटी लेते हैं उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी भी होता है और एसजीएसटी भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। ठीक है ना? तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के अपने कुछ कुछ टैक्सेस छोड़े हैं, इस वजह से उन दोनों को ही 50-50% जो है जितना टैक्स आता है जीएसटी में उसमें आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी का भी होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस थे जो कि जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए, यानी कि जीएसटी आने के बाद में खत्म हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एसएडी और अदर सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, ये जो है ये सबस्यूम्ड हो गए। अब ये जानने की हमारे को जरूरत नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर लगती थी। ये सब जान करके हमारे को ना फास्ट ट्रैक बैच के अंदर टाइम नहीं वेस्ट करना, ये चीज हम मेन बैच के अंदर क्या नाम है देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो हमारे पास में हमने सिर्फ ये देख लिया कि हाँ हमें ये याद हो गया, हमने ये समझ लिया कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो कि जीएसटी के आने के बाद में खत्म हो गए। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस थे जो जैसे कि सेल टैक्स था, वैल्यू एडिड टैक्स था, ये गुड्स के ऊपर लगता था सेल्स की। लग्जरियस टैक्स, अच्छा फिर से मैं बताने लग गया कि क्यों लगता था।
लग्जरी टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये खत्म हो गए। और किसी तरीके के कोई भी टैक्सेस के ऊपर सरचार्ज या सेस थे, ये भी खत्म कर दिए गए। और टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट भी खत्म कर दिया गया। तो ये चीजें जो थी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो थी अपने पास में अपने कुछ टैक्सेस छोड़े, और इसकी जगह पे क्या आया सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। लेकिन जीएसटी आने के बाद भी, जीएसटी आने के बाद भी जो है वो कुछ टैक्सेस को खत्म नहीं किया गया। ऐसे टैक्सेस कौन से टैक्सेस थे? ऐसे टैक्सेस कौन से टैक्सेस थे? तो हम कहते हैं सर वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डैम। अब ये डैम क्या है, ये हमें समझना पड़ता है कि डैम का मतलब क्या है। तो डैम हमारा एक निमोनिक है। वैल्यू एडेड टैक्स डैम के ऊपर खत्म नहीं हुआ। डैम का मतलब सर पेट्रोलियम क्रूड के अंदर चार चीजें आ रही हैं हमारे पास में। डी से हाई स्पीड डीजल, ए से एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एम से मोटर स्पिरिट और एन से नेचुरल गैस। तो DAMN डैम, ठीक है जी। ओके, ये चार रूप होते हैं पेट्रोलियम क्रूड के, ठीक, इनसे ये चीजें मिलती हैं, बनती हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो हाई स्पीड डीजल के ऊपर खत्म नहीं किया गया, एविएशन टर्बाइन के ऊपर नहीं खत्म किया गया, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल के ऊपर नहीं खत्म किया गया, और नेचुरल गैस के ऊपर खत्म नहीं किया गया। क्यों सर, क्यों? क्योंकि सर इन चीजों के ऊपर जीएसटी से ज्यादा टैक्स ऑलरेडी हमें मिल रहा था। तो हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स इन चार चीजों के ऊपर खत्म नहीं किया गया, और सब चीजों के ऊपर खत्म कर दिया। आप टॉफी लेने जाओ, पहले वैट लगता था, अब जीएसटी लगता है। लेकिन इन चार चीजों के ऊपर जो कि पेट्रोलियम क्रूड से बन रही है, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो वैट आज भी लिया जा रहा है। तो वैट ऑलरेडी सारी चीजों के ऊपर खत्म किया जा चुका है, लेकिन इन चार चीजों के ऊपर खत्म नहीं किया गया। ओके सर, अगला है हमारे पास में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन डैम। अब डैम का मतलब क्या है? फिर वही, यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वैट नहीं छोड़ा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैं कैसे छोड़ दूं अपना टैक्स। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर? डैम के ऊपर, उन्होंने भी नहीं छोड़ी। अच्छा, वैट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमारी है ना जीएसटी की डेफिनेशन के अंदर भी है कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एल्कोहलिक लिकर है ना, वो ना ही आता है हमारे जीएसटी के अंदर और ना ही फ्यूचर में आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सर, ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। और सर जीएसटी का जो मैक्सिमम टैक्स है वो कितना है जी? हमारे पास में 40% है, और इससे ज्यादा तो हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऑलरेडी सर बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, कोई बच्चा बीच में कुछ कह रहा था। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि ये पेट्रोल पर वैट लग रहा है, हाँ तो ये एक्सरसाइज ड्यूटी भी लग रही है इस पे, ईडी। हाँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। तो मतलब जैसे कि अगर इस पे, यानी कि जो पेट्रोल है इस पे एक अमाउंट होगा, उस पर हाँ पहले जीएसटी लगता है, फिर इसके हाँ, बाद ईडी लग रहा है। क्या लगा? क्या क्या कह रहे हो? ईडी मतलब एक्साइज ड्यूटी लग रही है ना, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी नहीं, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वैट लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। अच्छा, दोनों लग रहे हैं ना पेट्रोल आज पर? ही लग रहे हैं, आज भी लग रहे हैं, हाँ, खत्म नहीं हुए। अच्छा, ठीक ठीक है है। सर। तो मैं यही पूछ रहा सर, रेट पे रेट लगती होगी ना? हाँ जी, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए 100 का पेट्रोल है, हाँ। तो पहले वैट लग जाता होगा 40%, फिर 140 हो गए, फिर अब वो 140 पे 40% है ईडी या लगता कितना होगा। परसेंट है वो बात की बात है। नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता सर, अच्छा, वैल्यू हाँ के वही ऊपर पूछ रहा टैक्स हूँ। लगता है, वैल्यू के ऊपर अच्छा, टैक्स लगता है। ठीक है सर। हाँ, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं। अच्छा देखो, अब सुनो आगे। हाँ, मैं ना बात कर रहा था नंबर 3 की, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि जीएसटी के दायरे में ना ही हमने एल्कोहलिक लिकर को लेकर के आए थे और ना ही सरकार का लाने का कोई मूड है। क्यों? क्योंकि
इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है जो कि जीएसटी में आ सकता है उससे। तो हम कहते हैं कि जीएसटी के अंदर ना ही अभी है और ना ही आएगा, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जीएसटी के लिए तो ये बोला जाता है कि जीएसटी कैन बी इम्पोज्ड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये बात बोली जाती है। तो जीएसटी सबके ऊपर इंपोज किया जा सकता है, इनके ऊपर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है वो ऑलरेडी काफी पैसा कमा करके दे रही है ऑलरेडी। अच्छा जी, आगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है, मैं भी क्यों पीछे रहूंगी। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि देखो ऊपर डैम को ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ा ना स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ा। इसी तरीके से हमारे पास में एल्कोहलिक लिकर को भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है उसके ऊपर वैट भी लग रहा है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। ऊपर डैम के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही थी। अच्छा जी, और हमारे कौन से टैक्सेस नहीं खत्म हुए? देखो ये वैट तो और लिकर की बात जो हमने की ये तो कुछ चीजों के ऊपर की, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये खत्म नहीं हुई, स्टैंप ड्यूटी खत्म नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, और एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी। अरे सर ऊपर तो आया था अभी कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो खत्म हो गया है। हाँ जी, स्टेट टैक्सेस वाला एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो खत्म है, लेकिन लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया एंटरटेनमेंट टैक्स जो है उसको खत्म नहीं किया गया है। ठीक, ओके। तो इसको सिर्फ हमें नाम से ही ध्यान में रखना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज जो हैं के लिए ये हो सकता है, तो हम इसको दिमाग में रिटेन करके रखें, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि ऑलरेडी रेवेन्यू काफी ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अब सुनो आगे एक पते की बात। टबैको होता है, टबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है और जीएसटी भी लगता है। अब देखो, तंबाकू कोई बहुत अच्छी चीज है क्या? बताओ मेरे को। नहीं। अब देखो, तंबाकू यूज करने के लिए चाहे सिगरेट के वे में करें, चाहे पान खैनी इस तरीके के वे में करें टबैको का यूज, हमें एक ना एक दिन कैंसर होना निश्चित है, मतलब हमें नहीं, खाने वाले को। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है सुनो सर, ऐसा है, आप आज तंबाकू खाना शुरू कर रहे हैं, आज टबैको खाना शुरू कर रहे हैं, आज से 7-8 साल बाद, 8 साल तक मान लो आपको कैंसर तैयार हो ही जाएगा। तो वो कहते हैं क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि हम आपको तंबाकू खाने से तो नहीं रोक रहे, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए हम क्या कर दें, 8 सालों के अंदर अंदर क्या कर दें, एक हॉस्पिटल बना दें। यानी कि यहाँ पे आपका कैंसर तैयार है, मतलब खाने वाले का, आपका नहीं, मेरे मुंह से बार बार आप निकल जाता है, खाने वाले का कैंसर तैयार है और यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल तैयार है। ठीक है ना, 8 सालों के अंदर अंदर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, भाई अगर हॉस्पिटल तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लेनी पड़ेगी और साथ में जीएसटी भी लेना पड़ेगा। तंबाकू खाने वाला कहता कीमा कौन हो, बड़ी बात है, हम दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा डबल टैक्स लगाएंगे तुम पे, हॉस्पिटल बनवाना है हमारे को, कहते दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। तो टबैको कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा, इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई और जीएसटी भी लगाया। बात समझ में आई? जीएसटी भी लगाया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि टबैको की कंजम्पशन के ऊपर, टबैको के ऊपर जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अभी ह्यूमन कंजम्पशन की बात हो रही थी अल्कोहलिक लिकर के लिए, लिकर के लिए। अगर कोई पर्सन बियर बार पे जाता है
और बॉटल खरीद करके लेकर के आता है और घर पे बैठ करके पीता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत ही, मतलब आप ये लगा लीजिए कि क्या कहते हैं उसको, वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा, क्या कहेंगे, शौक, हाँ शौकिया पर्सन है, वो कहता नहीं जी हमें ड्रिंक भी करना है, और ड्रिंक करना है कहां पे, बार में बैठ करके नोश फरमा रहे हैं, ये काफी रईस हैं। तो अब अगर अल्कोहल का यूज किया जाता है वाइन एंड बियर शॉप से लेकर के घर में नहीं, बियर बार में, तो इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स भी लगेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगी। यानी कि हमने कहा अगर आपको शौक है, शौक बड़ी चीज है, ऐसी ऐड सुनी भी होगी तुमने, तो हम भी तुम्हारे से पीछे नहीं है, हम भी तुमसे 3 टैक्सेस ले लें। तो याद रखना ये एमसीक्यू के लिए कि वाइन एंड बियर शॉप से बियर खरीद के लेके आए, घर पे बैठ के पी रहे हैं, ओके सर, इट्स ओके, जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बियर बार में वही काम कर रहे हैं तो सर जीएसटी लग जाएगा, वैट भी लगेगा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। ओके सर, ओके। अच्छा, अब ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जीएसटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि ये लिया जाता है, विच मींस टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और, तीसरा पॉइंट, रजिस्ट्रेशन जो है ना जीएसटी का वो ओरिजिन बेस्ड है। रजिस्ट्रेशन ओरिजिन बेस्ड है का मतलब क्या है, भाई आप दिल्ली के व्यापारी हैं तो दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आपसे 1 मार्कर में कोई पूछ ले एमसीक्यू के अंदर कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड, तो आप कहेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड। आपसे कोई पूछ ले रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी ओरिजिन बेस्ड है या डेस्टिनेशन बेस्ड है, आप कहोगे सर ओरिजिन बेस्ड है, क्योंकि जहां का व्यापारी होगा वहीं पे तो रजिस्ट्रेशन कराएगा ना। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई कहां पे, एक स्टेट की बात। मान लीजिए अब इसको क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस कहते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले वैसे बता भी चुका हूं, लेकिन चलो फिर भी एक बारी देख लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं जयपुर के, इन्होंने सप्लाई किया मिस्टर वाई को जयपुर के, इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है, दिख रहा है आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे जयपुर की जगह पे उदयपुर भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, राजस्थान की है, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स जो है इन्होंने सप्लाई किया गुड्स को मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई भी खुद भी जयपुर के ही थे, तो इन्होंने मिस्टर एक्स को 118 रुपए दे दिए, 100 रुपए गुड्स के और 9 रुपए सीजीएसटी के और 9 रुपए एसजीएसटी के, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को 9 रुपया पहुंचा दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को 9 रुपया पहुंचा दिया, जो था उसका। अच्छा, अब केस 2 क्या हुआ कि मिस्टर एक्स है जी, मिस्टर एक्स है जयपुर के और मिस्टर वाई हैं बिहार के। अब इंटरस्टेट ट्रांसफर हो गई, इंटरस्टेट ट्रांसफर हो गई, तो अब क्या लगेगा सर, जो मिस्टर वाई हैं उन्होंने मिस्टर एक्स को 118 रुपए फिर भी दे दिए, 100 रुपए कंसिडरेशन, 9 रुपए एसजीएसटी और 9 रुपए सीजीएसटी, ठीक है ना। अब मिस्टर एक्स क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 18 रुपए पे कर देंगे, ये 18 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कट अपने पास रख लेगी, ठीक है जी, 9 रुपए सीजीएसटी वाला, और एसजीएसटी वाले 9 रुपए किसको पहुंचा देगी, बिहार गवर्नमेंट को पहुंचा देगी। क्यों सर, मिस्टर एक्स क्यों नहीं पहुंचा सकते थे बिहार गवर्नमेंट को, भाई सोचो, अगर मिस्टर एक्स जो है हर बार बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में टैक्स पहुंचाने जाते रहेंगे तो इनको वहां पे ना होते हुए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इनसे पूछा तो जाएगा ना, हाँ भाई कैसे आप टैक्स पे कराने आए हो, कौन हो,
ये कहेंगे जी मेरा तो कोई ना अता पता ही नहीं है, मैं तो जयपुर का व्यापारी हूं। तो ये क्या करते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो किसको दे देते हैं, सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कट रख के ना बिहार गवर्नमेंट को पहुंचा देती है। क्योंकि अगर मिस्टर एक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ना दे करके जयपुर गवर्नमेंट को दे देना, तो जयपुर गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि अपना टैक्स काट करके बिहार गवर्नमेंट को आगे सबमिट कर दे, क्योंकि ये भी एक स्टेट है, यानी कि राजस्थान स्टेट है, और ये भी एक स्टेट है, और स्टेट आपस में लड़ते रहते हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। तो बीच में किसको मध्यस्थता करनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मध्यस्थता करनी पड़ती है। ओके जी, तो मिस्टर एक्स जो है ना जयपुर गवर्नमेंट को यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट को ना दे करके पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। अच्छा जी, अब सुनो, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जीएसटी जो लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज या दोनों के ऊपर। अब हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में दो तरह की सप्लाई होती है। एक होती है सर इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या हुआ, यानी कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है वो सेम स्टेट या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में, ठीक है जी। ओके, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, या फिर यूटीजीएसटी लगेगा। अब सीजीएसटी जो है ना वो पेएबल है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस एक्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर, और इसके सेक्शन है 1 से लेकर के 174 तक। और एसजीएसटी जो है ना वो पेएबल होता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, अंडर सीजीएसटी एक्ट, ठीक है जी, अंडर एसजीएसटी एक्ट, अंडर एसजीएसटी एक्ट, इसको एस कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसके भी सेक्शन 1 से 174 होते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर इंटरस्टेट सप्लाई होती है जहां पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन जो है ना वो क्या होता है, बिटवीन टू स्टेट्स होता है। इंटरस्टेट सप्लाई कब होगी, जब सामान भेजा जा रहा है, और कहां भेजा जा रहा है, दो डिफरेंट स्टेट में या फिर दो यूनियन टेरिटरीज में, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो उनमें से। तो क्या लिया जाता है जी, हम ये कहते हैं एक जीएसटी जो कि पेएबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है ना, ऊपर जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे देखो इंटरस्टेट सप्लाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा, तो क्या होगा सर, फिर हम कहेंगे एक जीएसटी पे किया जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर काट करके रिमेनिंग डेस्टिनेशन स्टेट को भेज देगी। किस एक्ट के अंदर आता है ये, जब इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आईजीएसटी जो है वो क्या करता है, अपना टैक्स काट करके और रिमेनिंग जो है वो डेस्टिनेशन को भेज देता है दूसरे को। और आईजीएसटी किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं है, ये क्या है, एक एनवलप है जिसके के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम होता है। अच्छा, ओरिजिन जो है वो कहां की देखी जाती है, ओरिजिन देखी जाती है लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि जैसे मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मान लो ये देखो, हाँ जी, ये दिख रहा है आपको लाइन वाला पेज, कंफर्म करना। यस सर। यस ठीक है जी, अब मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये दिल्ली का पर्सन है, ध्यान से सुनना। दिल्ली की जगह मैं क्या ले लेता हूं, इसको जयपुर ले लेता हूं। जयपुर कहां है सर, राजस्थान में, ठीक है, ओरिजिन बेस्ड की बात कर रहा हूं, ठीक। अब इस पर्सन ने
सप्लाई दी कहां पे, वेस्ट बंगाल में। तो दो डिफरेंट स्टेट हो गई। रजिस्ट्रेशन कहां होगा इसका सर, रजिस्ट्रेशन इन जयपुर। ठीक है जी, जयपुर, यानी कि जयपुर ना बोल करके मैं इसको राजस्थान बोलता हूं। रजिस्ट्रेशन कहां होगा, राजस्थान में। अच्छा सर, जयपुर का ट्रेडर है, ठीक है जी, और इसका एक ऑफिस है जयपुर में, और इसकी एक ये मेन ऑफिस है। और इसका एक ब्रांच ऑफिस है। ये केस 1, ये केस 2 चल रहा है। ब्रांच ऑफिस है कहां पे, मान लो कोलकाता में, और कोलकाता कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। तो रजिस्ट्रेशन कहां कराएगा, वेस्ट बंगाल में एंड राजस्थान में, क्योंकि दो जगह ऑफिसेस हैं इसके। ठीक है जी, दो जगह ऑफिसेस है, दो जगह रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसको। अच्छा, केस नंबर 3, इसका मेन ऑफिस जो है ये है जयपुर में, और इसका ब्रांच ऑफिस जो है वो है उदयपुर में। उदयपुर की स्पेलिंग गलत है लेकिन कोई बात, उदयपुर में। अब आप देख रहे हो ये दोनों ही राजस्थान में पड़ते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन इसके पास है ना, ऑप्शन है टू रजिस्टर बोथ ऑफिस, और register only one office। दोनों ऑफिसेस को रजिस्टर करा ले, या फिर एक ऑफिस को रजिस्टर करा ले। अगर एक ऑफिस को रजिस्टर कराएगा कहां पे कराएगा सर, राजस्थान में। दोनों ऑफिसेस को रजिस्टर कराएगा कहां कराएगा सर, राजस्थान में, है ना। कराना तो राजस्थान में ही है, लेकिन अगर ये दोनों ऑफिस को रजिस्टर कराता है तो इसको एक ऑफिस जो है इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफिस, और बाकी ऑफिसेस को, अदर्स को एसोसिएटेड, या फिर एसोसिएटेड ऑफिस। ठीक है जी, एक को प्रिंसिपल और एक से ज्यादा को, अगर एक ही शहर के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर कई ऑफिसेस है रजिस्टर कराए हुए हैं, तो एक को प्रिंसिपल ऑफिस का नाम देना पड़ेगा और बाकी को एसोसिएटेड ऑफिसेस का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास में रजिस्ट्रेशन की कहानी कुछ हद तक, जो कि मैंने आपको बताई। अब आज की क्लास में मैंने आप लोगों को मोटी मोटी बातें बताई जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है, और सप्लाई के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो कर सकता है, पूछना है तो पूछ सकता है। सर बोलिए। सर वो जो था ना, जैसे एक बंदा है, उसने ना उसका प्रिंसिपल बिजनेस था, ठीक है, हाँ जी, उसने दूसरे स्टेट में अपने गुड्स सप्लाई कर दिए, हाँ और जी, वो जो उसकी फर्म थी, जो भी थी ब्रांच थी, वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो जीएसटी नहीं लगा, है ना।
एक मिनट में आपकी ही क्वेश्चन को जरा यहाँ पे लिखता हूँ। एक पर्सन है हाँ, एक मिस्टर पर्सन है एक्स, हाँ माली मुंबई में रहता है, इसकी ना ये मुंबई में रहते हैं, हाँ इसका आराम ना आराम एक से। तो भाई हाँ रात हमारी है। अच्छा इसका हाँ प्रिंसिपल बिजनेस है यहाँ पर। हाँ, ये इसका प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रिंसिपल बिजनेस नहीं, प्रिंसिपल हाँ ऑफिस। हाँ हाँ, इसने ना तो यूपी में इसको मैं अपनी महाराष्ट्र मान लेता हूँ। हाँ हाँ, इसने यूपी में एक ब्रांच खोल ली है, उसमें मान लीजिए गुड सप्लाई कर रहा है। यूपी में इसने एक ब्रांच, हाँ हाँ और ये गुड सप्लाई करता है यहाँ पर, और ये यूपी की जो ब्रांच है इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नहीं कराया। मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन कराना है इसको। अच्छा हाँ, अगर ये एग्जाम सप्लाई दे रहा है तो ये छूट सकता है। अब एग्जाम सप्लाई के लिए हमें सप्लाई पढ़ना पड़ेगा पहले। हाँ ये है। हाँ, तो अगर मान लो इस ब्रांच से ये यूपी ऑफिस, यूपी ब्रांच से ये एग्जाम सप्लाई दे रहा है, ओनली एग्जाम सप्लाई, मतलब ऐसी सप्लाईज दे रहा है हम्म जो कि टैक्सेबल ही नहीं है, तो वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन इसने इसको कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर एक टर्नओवर बेस्ड इसका बिजनेस है या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर लगना है, तो इसको फिर हम्म यूपी ब्रांच के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्टेट अब दो हो गई हैं, एक हम्म। यूपी और एक महाराष्ट्र। हाँ तो सर टर्नओवर तो हम यहीं से देख लेंगे, अगर ये प्रिंसिपल बिजनेस की देख लेंगे टर्नओवर तो इसकी। हाँ, टर्नओवर देखते समय ना, अगर हम टर्नओवर बेस्ड कोई बात करते हैं ना, तो हम फिर टर्नओवर देखते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई वाली भी और टैक्सेबल सप्लाई वाली हाँ भी। आरसीएम छोड़ देते हैं बस। हाँ जी। तो सर अच्छा ठीक है और सर। एक और रूल है कि हम्म, अगर जिसका भी, जैसे मान लो किसी स्टेट की कोई और लिमिट होती है, किसी स्टेट की कोई और लिमिट होती है, तो जब दो स्टेट में वो सप्लाई दे रहा होता है, तो जिसकी जिसकी लिमिट कम होती है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, हाँ उसके ऊपर हम क्या करा लेते हैं अपना, उस बेस के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन हमें लेना ही पड़ता है। अच्छा हाँ हाँ और सर एक चीज और पूछनी है, क्वेश्चन था हाँ वो ना, उसमें मैंने एक चीज देखी थी, एक मतलब एक ट्रस्ट को एक पर्सन ने डोनेट किया था हम्म। और अपनी नेम प्लेट लगवा ली थी। क्या डोनेट किया था? मतलब डोनेशन किया था किसी भी चैरिटी, क्वेश्चन किया था ना आपका, तो ना हाँ उसने एक बंदे ने उसको चैरिटी चैरिटी थी, चैरिटी को डोनेट किया, यानी कि एक एनजीओ का, और अपने नाम का बोर्ड बनवा लिया, बाहर लिखवा अच्छा दिया। अच्छा। तो ना सिर्फ उसका सिर्फ नाम लिखा था, तो मतलब वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है ना। नहीं और अगर वो बिजनेस अपना बिजनेस का नाम लिखवा ले तो नहीं, और पर्सनल नेचर का होगा तो जीएसटी के अंदर होगा ही नहीं ना। अच्छा ठीक है। हाँ, बिजनेस के नाम से चैरिटी कर रहा है, तो चैरिटी के ऊपर क्यों तुम जीएसटी लोगे? तो सर उसमें तो था ना, मतलब अगर इसमें प्रोविजन जो था आंसर लिखा था कि अगर ये मैं आपको बताता चैरिटी हूं, कर रहा आप है। जो है ना अपने क्वेश्चन को सही से बता नहीं पा रहे हैं। उसके अंदर है ना वो डिस्पोजल ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है, वो डिस्पोज ऑफ कर देता है कि जो अगर मैंने आपने पीडीएफ भेजी थी ना उसी में हाँ क्वेश्चन है सर। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आने वाली क्लासेस में ये आप लोगों को मिलेगा भी। अच्छा क्या है इसके अंदर कि अगर हम अपनी जो कैपिटल गुड्स होती है या फिर जो गुड्स होती हैं, और हमने उसको क्या नाम है जो है वो डोनेट कर दिया किसी को, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिवर्सल कर दिया, अच्छा तो इसके ऊपर जीएसटी जो है, मतलब वो आईटीसी जो है वो हमारे को रिवर्स करना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम बिजनेस के नाम पे ले चुके हैं ना, उसको रिवर्स करना पड़ता है। तब हाँ इसके ऊपर फर्दर, मतलब एक तरीके से आईटीसी रिवर्स कर दिया तो जीएसटी लग ही गया ना, हाँ क्योंकि हाँ हम एंड यूजर बन गए। ये सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये मैं आपको सप्लाई चैप्टर पढ़ाने के बाद इस बैच में क्या नाम है बता पाऊंगा, सर ये तब क्वेश्चन आपको नहीं मेरी था। बात समझ में आएगी। सर ये क्वेश्चन नहीं था, हम्म क्वेश्चन सर ये वाला नहीं था, ये तो आपने पढ़ाया था, ये तो मैं समझ गया था। जो हम्म। आपने बताया जो आईटीसी का डिस्पोज, वो दूसरा क्वेश्चन था, वो चैरिटी को कुछ पैसे डोनेट किए थे, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है मेरे को अभी। कोई बात नहीं, आप एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में जब हम सप्लाई करेंगे ना, हम्म, तब आप पूछ लेना इसको, तब आप मेरे को बता देना या दिखा देना, तब मैं ठीक उसी है हिसाब से इसको नोट भी कर लूंगा, ठीक है? अच्छा जी ओके सर। कल कल मिलेंगे हम सब। ओके थैंक यू सर। ओके जी।